डियो प्लस टू, आज हम पढ़ेंगे भारत वैश्वीकरण के अखाड़े के रूप में, इंडिया एज एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बच्चों वैश्वीकरण आज के युग की आवश्यकता बन गया है। इस कारण भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो देश के आर्थिक विकास हेतु भारतीय नेतृत्व ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, परंतु इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली भारत की समस्याओं का समाधान न कर पाई, बल्कि भारत इन समस्याओं में और उलझता चला गया। राज्यों पर ऋणों का बोझ बढ़ता चला गया, विदेशी पूंजी का अभाव रहा, बजट घाटा हर वर्ष बढ़ता रहा और विकास हेतु जो गति चाहिए थी वह कभी भी भारत प्राप्त नहीं कर सका। अंततः 1991 में गठित भारतीय सरकार ने नई आर्थिक नीति को लागू करने का निर्णय लिया और भारत में उदारीकरण, निजीकरण अथवा वैश्वीकरण के युग का सूत्रपात हुआ। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए आर्थिक सुधार आरंभ किए गए। इस नीति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रतिस्पर्धा राष्ट्र के रूप में विकसित करना था। भारत 1995 में गठित विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया और उसके अनुसार ही अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना आरंभ कर दिया। भारत इस संगठन का संस्थात्मक सदस्य होने के कारण इसके नियमों का पालन करता है तथा इसके अंतर्गत ही भारत ने आयात शुल्कों को कम किया है, उपभोग की वस्तुओं पर लगी पाबंदियों को हटाया है, बैंकिंग, संचार और परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किए हैं। भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो इस प्रकार है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट आता है उदार आर्थिक नीतियाँ, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाए। भारत पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण कर रहा था, जिसमें कुछ ही क्षेत्र निजी निवेश के लिए खुले थे और उनमें भी कई प्रकार के नियम और प्रतिबंध थे। भारत ने जुलाई 1991 में उदार आर्थिक नीतियों को अपनाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में कई प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया तथा निजी निवेश को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रोत्साहन दिए जाने लगे। आर्थिक उदारीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए ही भारत 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और इस संगठन के नियमों को स्वीकार किया। सेकंड उपाय जो भारत ने किया बच्चों, वो था आयात निर्यात व्यवस्था में सुधार, रिफॉर्म्स इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम। भारत में पहले आयात निर्यात संबंधी नियम काफ़ी कठोर थे और इसके लिए शुल्क की सीमा भी भारी थी। यदि भारत में विदेशी निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य निजी निवेशकों को अपने उद्योग, व्यापार आदि की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना था, तो इसके लिए नियमों एवं प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक था। भारत ने विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों से आने वाली मशीनरी एवं अन्य सामग्री को लाने के लिए नियम सरल बनाए, बल्कि आयात शुल्कों की दरों में भी कटौती की। प्रौद्योगिकी के आयात को सरल बनाने के लिए सुविधाएं दी गई। इसी तरह निर्यात के क्षेत्र में भी सुधार लाया गया और उदार एवं सरल नियमों को अपनाया गया। भारतीय वस्तुओं के निर्माण हेतु कई प्रोत्साहन दिए गए। नेक्स्ट चीज जो अगला सुधार है वो क्या है, ऋणों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। भारत में पहले निवेशकों एवं उद्यमियों को ऋण सुविधाओं का अभाव रहता था, जिस कारण वे निवेश एवं उद्योग व्यापार के विस्तार हेतु आवश्यक पूंजी नहीं जुटा पाते थे। उदारीकरण के युग का सूत्रपात जब से हुआ है, अब न केवल बड़े बड़े उद्यमियों को बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बल्कि खुले बाजार से पूंजी एकत्र करने की शर्तों को भी सरल बनाया गया है। भारत सरकार अधोसंरचना की स्थापना हेतु स्वयं भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले रही है। मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है। आज समाज के हर वर्ग को उद्योग, व्यापार एवं किसी भी अन्य उद्यम की स्थापना के लिए सरकार के अनेकों विभागों द्वारा तथा बैंकों द्वारा आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऋणों की उपलब्धता के कारण भारत में आर्थिक गतिविधियों में भी भारी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो सुधार इंडिया ने किया वो क्या था, उत्पादन व्यवस्था में सुधार, रिफॉर्म्स इन प्रोडक्शन सिस्टम। यद्यपि भारत पहले ही अपने उच्च शिल्प एवं
कला के लिए प्रसिद्ध रहा है, परंतु नई नई तकनीकों के विकास के कारण खुले बाजार में प्रतियोगिता करना सरल नहीं रहता। खुली बाजार व्यवस्था में प्रतियोगिता करने के लिए मात्रा में सुधार के साथ साथ वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार करना ज़रूरी होता है। मीन्स जब आप ओपन मार्केट में किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी में ही एक गुणवत्ता होने की बजाय उसकी क्वालिटी में भी एक सुधार की ज़रूरत होती है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों ने बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाया है। आज विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात विदेशों में किया जा रहा है और उनकी मांग भी रहती है, क्योंकि भारत में श्रम सस्ता है, लेबर सस्ती है। इस कारण उत्पादन की लागत भी कम रहती है और इससे वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो सुधार था बच्चों वो है सार्वजनिक उद्यमों में कमी, रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप अनेकों उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इन उद्यमों की कार्यशीलता इतनी प्रभावित नहीं थी, जिस कारण इन उद्यमों में हर वर्ष घाटा बना रहता था। उत्पादन की गुणवत्ता भी इतनी बेहतर नहीं थी कि खुले बाजार में वो मुकाबला बाजार व्यवस्था में वो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मुकाबला कर सके। अतः वैश्वीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेकों सार्वजनिक उद्यमों को निजी उद्यमियों को सौंप दिया गया। मीन्स पब्लिक सेक्टर के जितने एंटरप्रेन्योर वो थे, इंडस्ट्रीज थी, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। उत्पादन तकनीकों में सुधार लाकर बेहतर मशीनरी का प्रयोग करके तथा बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को अपनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाया गया है। इससे सरकारी कोष में होने वाले घाटे से भी छुटकारा मिला है। नेक्स्ट जो सुधार था वो क्या था या उपाय था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने का मुख्य कारण ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। इसको अपनाने से अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का विस्तार एवं विकास हुआ है। आज उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा आदि क्षेत्रों में जो गतिविधियां चल रही हैं, उनसे न केवल निवेशकों को लाभ हुआ है बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। इस प्रकार बच्चों वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात भारत ने हर क्षेत्र में सुधार किए हैं। उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इन उपायों को करने के बाद भारत द्वारा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से मुख्य लाभ क्या क्या हुए हैं। अब हम बात करेंगे लाभ के बारे में कि हमें इस व्यवस्था को अपनाने के बाद क्या लाभ हुए। पहला पॉइंट आता है विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के कारण भारत में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और इसके आश्चर्यजनक परिणाम भी आए, क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। भारत इसके कारण अरबों डॉलर की विदेशी पूंजी का निवेश कर पाया था। 1995-96 से 2000 और 2001 के बीच 6 वर्षों के भीतर प्रत्यक्ष विदेश पूंजी निवेश 53% तक बढ़ गया था। सेकंड जो हुआ था लाभ हमें वो था औद्योगिक क्षेत्र का विकास, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अनेकों विदेशी कंपनियां, एमएनसीज एंड टीएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज ने भारत में अपनी यूनिट्स लगाई। इससे भारत में जहां नए नए उद्योग धंधे स्थापित हुए, वहीं रोजगार के भी अनेकों अवसर पैदा हुए। इसके कारण लाखों भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट मिला। नेक्स्ट जो हमें फ़ायदा हुआ वो था आयात निर्यात नीति में छूट, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। भारत सरकार ने आयात निर्यात की नीति में काफ़ी छूट दी, जिसके कारण भारत का माल विदेशों में और विदेशों से माल भारत में आसानी से मिलने लगा। आयात निर्यात में छूट मिलने के कारण भारत में विदेशी माल निर्बाध रूप से आने लगा और इससे तस्करी पर मतलब स्मगलिंग पर भी रोक लगाने में सहायता मिली। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट जो आपको हमें फ़ायदा हुआ वो क्या है, नई उद्योग नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया, जिसके कारण भारत में नए नए उद्योग स्थापित हुए और भारत में उद्योग धंधों का जाल फैल गया। इसके कारण भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिसके कारण हजारों विदेशी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स भारत में लगाई, जिससे लाखों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए।
नेक्स्ट, विदेशी तकनीक का आगमन, एडवेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति के कारण ही भारत में विदेशी तकनीक का आगमन हुआ, जिससे भारतीय माल की गुणवत्ता में काफ़ी परिवर्तन आया, जिससे उद्योग धंधे भी प्रतियोगी बन गए। भारत में इसके कारण मतलब भारत के जो उद्योग धंधे थे वो भी कॉम्पिटिटर बन गए। भारत में इसके कारण सूचना औद्योगिक और सूचना तकनीक के नए केंद्र उभर कर सामने आए। गुड़गांव और हैदराबाद जैसे शहर बेंगलोर जैसे शहरों को चुनौती देने लगे। बाजार में प्रतियोगिता, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण बच्चों भारत बाजार में प्रतियोगिता का विस्तार हुआ और बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आई, स्टेबिलिटी आई और उन्हें कम दामों पर अच्छे उत्पादन मिलने आरंभ हो गए। इसके कारण भारतीयों को अपनी आवश्यकता की उत्तम वस्तुएं उचित दामों पर प्राप्त होने लगी थी। विदेशी वस्तुएं आयात निर्यात में दी गई छूट ने भारतीयों के मन में पैदा विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण को काफ़ी सीमित कर दिया, क्योंकि उन्हें वह सभी उत्पाद उसी कीमत पर भारत में ही मिलने लगे थे। इस नीति को अपनाने के कारण भारत के चालू खाते का जो घाटे में जो कमी थी वो आंकी गई। भारत इसके कारण ही अपने विदेशी ऋण को आसानी से चुकाने की स्थिति में आ गया। वित्तीय सुधारों ने वित्तीय घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेशी मुद्रा में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी वृद्धि हुई है। जो भंडार 1992 में $1.1 बिलियन था, वह फरवरी 2008 में बढ़कर $315 अरब तक पहुंच गया था। विदेशी ऋण की अदायगी, पेमेंट ऑफ फॉरेन लोन। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण जहां भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, वहीं भारत ने अपना विदेशी ऋण भी भारी मात्रा में अदा किया है। बच्चों, हम इस विषय के विस्तृत विवेचन से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वैश्वीकरण आज के युग की ज़रूरत है, आज के युग की आवश्यकता है। अपने देश के समग्र विकास के लिए हर देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना चाहता है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक धारणा नहीं है जिस रूप में यह अधिक चर्चित हुआ है, बल्कि इसके राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्ष भी आर्थिक पक्ष के समान ही प्रभावकारी है। वैश्वीकरण के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और कई देशों ने इसको अपनाकर अपने आर्थिक विकास को भी गति दी है। इसके नकारात्मक प्रभावों के कारण आलोचक इस धारणा को विकासशील देशों के हितों के विपरीत पाते हैं और इसे नव साम्राज्यवाद का जन्मदाता मानते हैं। ये कहते हैं कि यह न्यू कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इस कारण राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन वैश्वीकरण का भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी विरोध कर रहे हैं। ये सत्य है कि वैश्वीकरण के कई दुष्प्रभाव है, परंतु वैश्वीकरण ने आर्थिक गतिविधियों को गति अवश्य ही प्रदान की है। इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता मिली है। अतः वैश्वीकरण आज के युग की आवश्यकता है, परंतु इसका अंधानुकरण करने की अपेक्षा राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही इसको अपनाया जाना चाहिए। मीन्स जब भी हम वैश्वीकरण का पालन करें या वैश्वीकरण में अपने देश के विकास की ओर ध्यान दें, तो पहले हमें अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चों, ये था आपका टॉपिक, भारत में वैश्वीकरण या भारत वैश्वीकरण के अखाड़े के रूप में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।